दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, मोदी सरकार 2 से सबसे बड़ी नाराजगी। वहीं पीएम मोदी की बैठक से ममता बनर्जी रही गैरहाजिर, बंगाल की मुख्यमंत्री पर भड़की बीजेपी। वहीं ममता पर बरसे राजनाथ सिंह, बोले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं संस्था है, ऐसा व्यवहार पीड़ादायक। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले योगी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा देश में कोविड नहीं बल्कि मोविड है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने यास तूफान से प्रभावित राज्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की राहत राशि का किया ऐलान। वहीं ममता बनर्जी ने चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान पर पीएम मोदी को रिपोर्ट सौंपी, मांगा 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। वहीं राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला, बोले पीएम मोदी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, वैक्सीन पर रणनीति नहीं बदली तो तीसरी, चौथी और 5वीं लहर निश्चित। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अफसरों को सख्त हिदायत, बोले 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरीके की इकट्ठा ना हो पाए भीड़। वहीं मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर प्रियंका गांधी का हमला, पूछे कई सवाल। वहीं चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के कारण केरल में राज्यसभा चुनाव को किया स्थगित। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, सर्वे में बड़ा खुलासा, मोदी सरकार 2 से सबसे बड़ी नाराजगी। ये आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सी वोटर ने देश की जनता का मूड जाना है। मोदी 2 का ये दूसरा साल ऐसे वक्त में पूरा हो रहा है जब हिंदुस्तान पर कोरोना की बुरी मार पड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर से कराह रहा देश क्या सोचता है, सी वोटर ने देश की जनता का मूड जाना है। लोगों से सवाल पूछा गया है कि आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लोगों की सबसे बड़ी नाराजगी क्या है। 44% शहरी और 40% ग्रामीण लोगों ने कहा कि कोरोना से निपटना, तो वहीं 20% शहरी लोगों ने और 25% ग्रामीण लोगों ने कहा कि कृषि कानून। वहीं 9% शहरी और ग्रामीण लोगों ने कहा कि नागरिकता कानून पर दिल्ली दंगे, तो वहीं 10% ग्रामीण और 7% शहरी लोगों ने भारत और चीन सीमा विवाद को बताया। वहीं 20% शहरी और 17% ग्रामीण लोगों ने अन्य मुद्दों का जिक्र किया। वहीं लोगों से पूछा गया कि भारत की आज सबसे बड़ी परेशानी क्या है, तो 36% लोगों ने कोरोना को बताया, 18% लोगों ने बेरोजगारी को, 10% लोगों ने महंगाई के लिए, 7% लोगों ने भ्रष्टाचार के लिए और 5% लोगों ने गरीबी और 4% लोगों ने कृषि को बड़ी परेशानी बताया है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर मोदी सरकार 2 से जनता खुश नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक से ममता बनर्जी रही गैरहाजिर, बंगाल की मुख्यमंत्री पर भड़की बीजेपी। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी और ममता बनर्जी की सिर्फ 15 मिनट की मुलाकात हुई। चक्रवात से हुए नुकसान के आकलन के लिए हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नदारद रही। सूत्रों के मुताबिक जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो वहां पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई भी नहीं था। ममता बनर्जी और राज्य के मुख्य सचिव एक ही परिसर में मौजूद थे, लेकिन उस दौरान पीएम मोदी से मिलने कोई नहीं आया। पीएम मोदी कलाईकुंडा पहुंच गए थे। लगभग 30 मिनट के बाद ममता बनर्जी वहां पहुंची और पीएम मोदी को कागजात सौंपकर तुरंत चली गईं। इसके बाद भाजपा ममता बनर्जी पर हमलावर है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री के पद का अपमान करने का आरोप लगाया है। भाजपा में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी के निकट सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सहकारी संघवाद के भारत के लंबे समय से चले आ रहे लोकाचार के लिए आज एक काला दिन है। पीएम मोदी सरकारी संघवाद के सिद्धांत को बहुत पवित्र मानते हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर दिखाया है कि वो पश्चिम बंगाल के लोगों की पीड़ा के प्रति पूरे तरीके से असंवेदनशील हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता दीदी ने पीएम मोदी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया वो उनके तानाशाही स्वभाव और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की बेहतरी के लिए पीएम मोदी के साथ काम करने के बजाय वो ओछी राजनीति कर रही हैं। उनका बैठक में शामिल न होना बहुत ही निंदनीय है। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर जमकर बरसे राजनाथ सिंह, बोले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है, ऐसा व्यवहार पीड़ादायक। यहाँ आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल का ये घटनाक्रम स्तब्ध करने वाला है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक संस्था है। दोनों जन सेवा का संकल्प और
संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर दायित्व ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का ये एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को आहत करने वाला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ममता बनर्जी ने घास भी नहीं डाली और उनको नजरअंदाज कर दिया। आपको बता दें कि उनकी मीटिंग में शामिल नहीं हुई, मात्र 1 मिनट के लिए मीटिंग में आई और कागजात देकर चली गई। आपको बता दें कि इसको लेकर अब ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला तगड़ा हमला, बोले देश में कोविड नहीं बल्कि मोविड फैला है। ये आपको बता दें कि कोरोना महामारी को सही ढंग से मैनेज न कर पाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार को महामारी से निपटने के मामले में पूरे तरीके से अक्षम करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में कोविड नहीं बल्कि मोविड फैला है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर पीएम मोदी एक्शन लेते तो केवल कोविड होता, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने एक्शन से देश में कोरोना के लिए जगह बना दी है। उन्होंने इलाज के इंतजाम करने के बजाय कभी थाली बजवाकर तो कभी पश्चिम बंगाल में बड़ी सभाएं करके देश में कोरोना फैला दिया है। यही वजह है कि वे इस महामारी को मोविड कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और प्रधानमंत्री को आज तक कोरोना समझ नहीं आया। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। आप इसको जितना समय और जगह देंगे ये उतनी ही खतरनाक बनती जाएगी। ये दूसरी लहर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसी कारण देश में दूसरी लहर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से देश में वैक्सीनेशन की स्पीड काफी धीमी बनी हुई है। देश में वैक्सीनेशन की अगर यही रफ्तार रही तो वर्ष 2024 में जाकर ही भारत की पूरी आबादी वैक्सीनेट हो पाएगी। इसकी वजह से देश में कोरोना की तीसरी, चौथी और 5वीं लहर आने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। और बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव के पहले योगी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें काफी तेज। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपने लिए चीजें ठीक करने में जुट गई है। यूपी में कैबिनेट और संगठनात्मक स्तर पर फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। इन अटकलों को एक अहम बैठक के बाद और बल मिल गया है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में न तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और न ही यूपी के बीजेपी प्रमुख। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कुछ अहम अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि फिलहाल ये माना जा रहा है कि कोरोना संकट की नाकामी से नुकसान की भरपाई और जातीय समीकरण को साधने के लिए मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को स्थान दिया जा सकता है। कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं इसलिए भी तेज हुई हैं क्योंकि कोरोना महामारी में राज्य के कुछ मंत्रियों की मृत्यु हो गई है और इस कारण खाली हुए स्थान को भरा जाना है। फेरबदल की अटकलों के बीच ये बातें भी शुरू हो गई हैं कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये कहा जा रहा है कि हाल ही में कुछ सांसदों ने पत्र लिखकर यूपी में सारी चीजें ठीक न होने की बात कही है। बीजेपी नेता आलोक वत्स ने कहा कि फेरबदल के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये होना चाहिए। कारण ये भी है कि कुछ मंत्रियों की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है और ये जगह खाली हैं जिन्हें भरा जाना चाहिए। वत्स ने कहा कि जो भी फेरबदल होगा वो यूपी की जनता की भावनाओं के अनुरूप होगा। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित राज्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की राहत राशि का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का जायजा लिया और राहत कार्यों के लिए तुरंत 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने पीड़ितों के साथ एकजुटता भी प्रदर्शित की। केंद्र सरकार अंतर मंत्रालयी समूह भी गठित करेगी जो प्रभावित क्षेत्रों में जाकर नुकसान का पूरा जायजा लेगा। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल जैसे बुनियादी ढांचों को दोबारा सुचारू रूप से चलाने और मरम्मत के लिए काम के लिए भी पूरी मदद का भरोसा दिया है। तूफान के कारण मारे गए व्यक्ति के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान कर दिया। घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है, जिसमें मरने वालों के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान पर पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट, मांगा 20,000 करोड़ का राहत पैकेज। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक रिपोर्ट सौंपी है और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। पीएम मोदी चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिन में पहले उड़ीसा गए और फिर पश्चिम बंगाल आए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि चक्रवाती तूफान यास से राज्य को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दीघा में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हमने दीघा और सुंदरबन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। ये भी हो सकता है कि हमें कुछ न मिले। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच ये बैठक लगभग मात्र 15 मिनट चली। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तत्काल राहत गतिविधियों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, लेकिन ममता बनर्जी 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मांग रहे हैं। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभी अफसरों को सख्त हिदायत, कहा 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरीके की इकट्ठा ना हो पाए भीड़। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए कड़े निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक पूरे प्रदेश में कहीं भी और किसी भी तरीके से भीड़ एकत्रित न हो पाए। कोरोना वायरस महामारी का बढ़ता हुआ प्रकोप देखते हुए लोगों के हितों में ये फैसला यूपी सरकार ने लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी अफसरों को सख्त हिदायत दे दी है कि 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठी न हो पाए। ये फैसला प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण में रखने के इरादे से लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने का भी फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में कहा कि प्रदेश से बाहर काम करने वाले और वहीं पर फंसे रह गए प्रदेशवासियों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना तैयार करने, प्रवासी कामगारों की सूची बनाने का आदेश भी दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सीमा से ही प्रवासियों को घर भेजने के लिए बसों का इस्तेमाल करेगी। कामगार क्वारंटीन सेंटर भेजे जाएंगे या फिर घरों में ही क्वारंटीन किए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो लोग लॉकडाउन के कारण किसी दूसरे राज्य में फंस गए हैं उन्हें योगी सरकार वापस लाएगी। और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर प्रियंका गांधी का तगड़ा हमला, पूछे कई सवाल। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश में कोरोना रोधी टीकाकरण की संख्या घटना इस बात का सबूत है कि केंद्र की टीकाकरण नीति दिशाहीन है। उन्होंने केंद्र से सवाल पूछने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर टीकों के कम आयात को लेकर भी निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि दुनिया भर के देशों को 2020 में पता चल गया था कि कोरोना से लड़ने के लिए टीका सबसे कारगर हथियार है। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने 2020 में अपनी जनसंख्या से कई गुना टीकों के ऑर्डर दे दिए थे। प्रियंका गांधी के मुताबिक प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2020 में घोषणा की कि सरकार के पास सबका टीकाकरण करने का पूरा खाका तैयार है। इसके बाद भी जनवरी 2021 में 130 करोड़ की जनसंख्या के लिए मात्र 1 करोड़ 60 लाख टीकों के ऑर्डर दिए। उन्होंने दावा किया कि आज जगह जगह टीकाकरण केंद्रों पर ताले लटके हैं। राज्यों द्वारा टीका देने की अपील एवं टीकाकरण की घटती गति सरकार की दिशाहीन टीकाकरण नीति के गवाह हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता देशों में शुमार होने के बावजूद भी आज क्यों वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा ऐलान, बोले साल 2021 के अंत तक देश में सभी को लग जाएगा कोरोना का टीका। ये आपको बता दें कि देश में हर शख्स को इस साल के अंत तक कोरोना वायरस का टीका लग जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए शुक्रवार दोपहर को ये बात कही। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर जवाब देते हुए ये बात कही जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि देश की 130 करोड़ आबादी में से अब तक 3% लोगों को ही
ही कोरोना के दोनों टीके लग पाए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ देखना चाहिए जहां टीकाकरण में खामियां हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत में 2021 के अंत तक सभी लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी को कोरोना वैक्सीन की चिंता है तो फिर उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों की ओर देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए जहां पर सबसे बड़ी खामियां हैं। कांग्रेस शासित राज्य 1 मई से दिए गए कोटे को ले नहीं पा रहे, जिनका इस्तेमाल 18 से 44 साल की आयु वाले लोगों के टीकाकरण के लिए किया जाना है। वहीं कोरोना संकट के दौरान सरकार के मैनेजमेंट में कमी रहने के आरोप का जवाब देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने टूल किट का मुद्दा उठा दिया। बता दें कि बीजेपी ने पिछले दिनों कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो एक टूल किट के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 15 दिन और बढ़ सकता है लॉकडाउन, पाबंदियों में धीरे धीरे दी जाएगी राहत। ये आपको बता दें कि राज्य में रोजाना संक्रमित लोगों की संख्या में भले ही गिरावट दर्ज की जा रही हो, लेकिन 10 से 15 ऐसे जिले हैं जहां पर अब भी संक्रमण दर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है उसमें साफ कहा गया है कि संकट पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन 1 जून को खत्म हो रहा है, लेकिन अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अगले 15 दिनों तक लॉकडाउन जारी रहेगा और जल्द ही इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो और किसान आंदोलन का समाधान निकले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।